इस वीडियो में बच्चों मैं आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की यूटिलिटी क्या है, क्यों हम बात करते हैं इनकी कैपेसिटेंस में। पर सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स ऐसे नॉन कंडक्टिंग मीडियम होते हैं। शब्द पे आप ध्यान दे रहा, मैं नॉन कंडक्टिंग बोल रहा हूँ, इंसुलेटर होते हैं ये। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब क्या होता है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, इंडक्शन जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसको ट्रांसफ़र करता है, पर इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं करता क्योंकि ये इंसुलेटर है ना। तो हम वो देखते हैं अभी कैसे होता है आगे, पर अभी हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, ये डाइलेक्ट्रिक में पहले से ही डायपोल्स मौजूद होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, पर ये रैंडमली अलाइंड होते हैं, यानी ये सब एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे, ये डायपोल्स। पर जब आप इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये सारे डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिससे इस पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक नेट डायपोल मोमेंट बनता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको हम लिख देते हैं नेट डायपोल मोमेंट P, और इस वाले में नेट डायपोल मोमेंट इनिशियली 0 है। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि डायपोल होते ही नहीं है। पोलर में तो पहले से होते हैं पर रैंडमली अलाइंड होते हैं। नॉन पोलर में डायपोल होते ही नहीं है, पर आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो चार्ज जो है वो मूव करता है अंदर एटम के, डिसलोकेट होता है, और इसलिए डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। तो इसमें भी एक नेट डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। अब इनका कैपेसिटेंस में यूटिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप मान लो कि एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जैसा आप देख रहे हो, और इसकी प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है, और प्लेट एरिया इसका A है। इसके बीच में हमने इसी एरिया का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसकी थिकनेस जो है वो T है, और ऑब्वियसली T इज़ लेस देन D, यानी पार्शियली फिल्ड है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इसके कैपेसिटेंस पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बढ़ेगा कि कम होगा। दूसरी बात कि ये जो प्लेट है, पहली प्लेट, इसका जो चार्ज है वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे चार्ज इंड्यूस करेगा, और इसीलिए यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये QI का मतलब इंड्यूस चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज पीछे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। तो आपने इससे क्या देखा, आपने ये देखा कि जो पहली वाली प्लेट का चार्ज है उसके इक्वल और अपोजिट चार्ज पीछे दूसरी वाली प्लेट पे इंड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने। तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ इंडक्शन इज ट्रांसफर्ड थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम बट चार्ज इज नॉट ट्रांसफर्ड। अब देखते हैं कैपेसिटेंस। पर सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि कोई भी मीडियम में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोजिट होती है एक्सटर्नल के, और मैग्नीट्यूड में ये होती है, ठीक है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड, है ना। अगर वेक्टर में लिख रहे हो तो प्लस आएगा, और आपको पता है कि एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड अपोजिट हैं, इसलिए नेट अगर मैग्नीट्यूड में लिख रहे हो तो माइनस लगा दो, क्योंकि वेक्टर तो सम ही होता है ना, सब्सट्रैक्शन थोड़ी होता है वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये आ जाती है एक्सटर्नल फील्ड अपॉन
एप्सिलॉन आर, जहाँ पे एप्सिलॉन आर परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम की, ठीक है। और ये नेट फील्ड वेक्टर फॉर्म में आती है ये, यानी डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड सेम होती है। आप देख सकते हो यहाँ कि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड ऐसे है ई नॉट, और इसके अंदर जो इंड्यूस हुई है वो रिवर्स हुई है, ब्लू कलर का एरो है। पर क्योंकि एक्सटर्नल बड़ी होती है तो नेट जो इसके अंदर आ रही है वो एक्सटर्नल के डायरेक्शन में ही आ रही है, ये वाला रेड वाले, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम वो लिखें पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, तो वी ए माइनस वी बी, इसको हम वी बी बोल सकते हैं। तो ये जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो एक बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। दूसरी बात यह है कि थ्रू आउट, चाहे हम वैक्यूम में चल रहे हैं चाहे हम इस मीडियम में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो पोटेंशियल कम ही होगा। पर वैक्यूम में चलने की वजह से कितना कम होगा, ई नॉट इंटू, अब अपन वैक्यूम में कितना चले हैं, डी माइनस टी चले हैं, प्लस उस मीडियम में कितना चले हैं, उसमें चले हैं उसमें फील्ड थी ई नेट और उसमें डिस्टेंस हम चले हैं टी, तो वी आ गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नेट, ई नेट होगा ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू टी, ठीक है। तो v हो जाएगा ई नॉट कॉमन d माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, सही है ना। अब जो ई नॉट है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, हमको पता होता है कि जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लेट्स के बीच में, और सिग्मा की वैल्यू होती है q अपॉन एरिया। तो v हो गया q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो q हो गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है, इंटू v। और अगर आप इसको q बराबर सी वी से कंपेयर करोगे तो c आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है बच्चों। तो ये आप देख सकते हो कि जो इन वैक्यूम में जब वैक्यूम हो तो सी नॉट आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और अभी ये आया है, तो यहाँ से क्लियर है ये हमें कि जो C है विथ इट इज़ ग्रेटर देन C नॉट, यानी इंट्रोड्यूसिंग इनफैक्ट हाँ C इज़ ग्रेटर देन C नॉट, यानी बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। यानी अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटर का। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि वाई डू वी नीड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज इट इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब अपन इसके कुछ स्पेशल केसेस पे आते हैं। तो इसके स्पेशल केस हैं, तो इसके स्पेशल केसेस में ये है कि C जो है वो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर है, और इफ़ D इज़ इक्वल टू T, अगर ये हमने पूरा भरा हुआ है ना, तो C जो आएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाय डी, देखो आपको दिख रहा होगा। और एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है किसी भी मीडियम का, तो इसका मतलब C जो है वो C नॉट से बड़ा होगा, यहाँ पे C नॉट वैक्यूम वाला कैपेसिटेंस था। तो यानी इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट स्पेशल केस हो गया।
सेकंड स्पेशल केस ये हो गया कि इफ़ d इज़ लेस देन t, अगर d t से कम है ना, और ये मटेरियल मेटल है, तो एप्सिलॉन r मेटल्स के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो c हो जाएगा तब वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी। ठीक है। तीसरा स्पेशल केस ये है थर्ड, कि इसी केस में इफ़ d इक्वल टू टी भी हो जाए और एप्सिलॉन r इन्फिनिटी भी हो जाए, तो c जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया प्लेट्स के बीच में, और प्लेट्स हैं पूरी मेटल की, और आपने बीच में भी मेटल भर दिया कंडक्टर, और वो पीछे से ग्राउंडेड है, अब आप जो भी चार्ज इसको दोगे Q, वो ग्राउंड में चला जाएगा पीछे से। तो आप इन्फिनिट चार्ज देते रहो, वो पीछे से लीक करता रहेगा, ग्राउंड को देता रहेगा। तो इट विल अपीयर दैट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम हैज़ बिकेम इन्फिनिटी, है कि नहीं। अब दूसरी बात यह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मैं बोलने वाला हूँ, कि जो फॉर्मूला है ना C बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी प्लस t बाय एप्सिलॉन r, ये फार्मूला डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे है, मान लो यहाँ से d माइनस टी बाय टू, यहाँ से d माइनस टी बाय टू, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो भी ये फार्मूला वैलिड है। और अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, मान लो ये इसके प्लेट से बिल्कुल ज़ीरो डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस है d माइनस टी, तो भी ये फार्मूला वैलिड है। यानी ये फार्मूला इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स के बीच में पोजीशन क्या है। ठीक है। तो ये था बेटा डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।